शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के.वी. भोसले, विभाग 3, सत्र 5, इकाई 2 में काव्य प्रकार, काव्य के गुण और काव्य दोष, इनमें से काव्य दोष के बारे में इसके पहले आपने चर्चा की है और इस चर्चा के अंतर्गत काव्य अथवा साहित्य सदोष, अच्छा अथवा दोषमुक्त होने के लिए उसमें दोषों का न होना आवश्यक है। तो इसके बारे में काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, परंतु साहित्य में गुण के साथ साथ दोष होते ही है। ज्यादा से ज्यादा उसे दोष टालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से सभी विद्वानों के विचारों के आधार पर साहित्य में अथवा काव्य में 3 दोष माने हैं। 3 प्रकार के दोष है। एक शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष और 3 रस दोष। यहाँ शब्द दोष के बारे में आपने देख लिया है। यहाँ साहित्य में शब्द महत्वपूर्ण है और शब्द के अंतर्गत भी शब्द दोष के भी 2 भेद बताए हैं। एक है श्रुति कटुत्व और दूसरा है अश्लीलता। यहाँ श्रुति कटुत्व में कई वर्ण, कठोर वर्ण इसके अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण अनेक दोष निर्माण होता है। दूसरा जो है अश्लीलता, तो अश्लीलता यह दोष भी पद के कारण निर्माण होता है। जो अभिप्रेत अर्थ है वह तो निकलता ही है और अभिप्रेत अर्थ निकलने के साथ ही साथ लज्जा, घृणा अथवा अमंगलकारी अर्थ भी उससे निकलता है। तो इसलिए उदाहरण भी इसके पहले दिया है। गिर जाए कहीं यदि किसी से मूल्यवान वस्तु, लोभ से उठाना, उसे चाटना है नाक का। यहाँ अपनी ही वस्तु अगर जमीन पर गिर गई, परंतु उस वस्तु के प्रति आपका लोभ, मोह होता है और मोह के कारण उस वस्तु को उठाने के लिए आपको झुकना पड़ता है। और झुकना यहाँ पर यह अभिप्रेत माना है नाक का चाटना। तो इसलिए इसके अंतर्गत अश्लीलता युक्त शब्द का प्रयोग माना गया है। तो इस प्रकार कविता में सरल, सहज एवं बोध गम्य शब्दों का प्रयोग होने की आवश्यकता है, यह कह दिया है। तो उसके पश्चात यहाँ काव्य दोष में से यहाँ काव्य दोष में से दूसरा जो भेद है अर्थगत दोष। यहाँ जैसे पहले ही कह दिया है, शब्द शक्ति के अंतर्गत ने शब्द के साथ साथ अर्थ होता है। ने बिना अर्थ के उस शब्द को कोई भी महत्व नहीं रहता। तो इसीलिए शब्द एवं पद के साथ अर्थ होता है और इसीलिए उसे अर्थगत दोष कहा जाता है। तो अर्थगत दोष के बारे में कह दिया है कि काव्य में शब्दों का जो अर्थ है, नहीं, काव्य में शब्दों का अर्थ किस कारण होता है, किस लिए अर्थ प्रयुक्त होता है, तो वह अर्थ काव्य ग्रहण के लिए अथवा काव्य के माध्यम से जो अर्थ अथवा जो भाव व्यक्त होने वाला है अथवा विचार व्यक्त होने वाला है, उसे
ग्रहण करने की आवश्यकता है, अथवा यह अर्थ भाव ग्रहण करने के लिए, विचार ग्रहण के लिए होता है, और जिससे आनंद एवं प्रभाव उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसमें होती रहती है। अर्थ के कारण ही काव्य प्रभावी बन सकता है, अर्थ के कारण ही काव्य आनंद दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ शब्द के साथ साथ अर्थ को भी, अर्थ ग्रहण को भी उसमें बांधा गया है। शब्द के साथ साथ अर्थ यहाँ महत्वपूर्ण है, और इसीलिए शब्द अर्थगत दोष जो है वह दोष यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ देख लीजिए, जहां अर्थ ग्रहण में बाधा होती है वहां अर्थ दोष पाया जाता है। तो आचार्य मम्मट ने अर्थगत दोष के कई प्रकार बताए हैं। तो आचार्य मम्मट तो 23 प्रकार के अर्थ दोषों का उल्लेख करते हैं। 23 प्रकार के अर्थ दोष माने गए हैं। यहां अर्थ समझने के लिए किसी प्रकार का अगर कष्ट होता है तो उसमें दोष है, यह स्पष्ट होता है। तो इसीलिए अर्थ समझने के लिए कष्ट तो नहीं होना चाहिए, और अर्थ में परस्पर विरोध भी नहीं होना चाहिए। यानी इस शब्द का यह अर्थ है या वह अर्थ, यह जो द्विधावस्था है वो द्विधावस्था इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, जो अर्थ के माध्यम से। तो इसीलिए अर्थगत दोष इसमें होता रहता है। अगर अर्थगत दोष हो तो उसी समय यहाँ प्रकटीकरण में नवीनता आनी चाहिए। तो इसलिए इसके अंतर्गत यहाँ कह दिया है कि यहाँ काव्य में अगर अर्थगत दोष न हो अथवा नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होता तो उसी समय अर्थ को जान लेने पर किसी भी व्यक्ति के हृदय में न तो अमंगल की भावना निर्माण हो सकती है और न ही उद्वेग की भावना उत्पन्न हो सकती है। उद्वेग ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए और अमंगल की भावना नहीं होनी चाहिए। और जिसमें यह अमंगल की भावना है और उद्वेग उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थगत दोष है, यह स्पष्ट होता है। तो यहाँ अर्थगत दोष कैसे होता है, इस एक उदाहरण के माध्यम से ही आप समझ लीजिए। तो उदाहरण कैसा है देख लीजिए कि धन्य है कलंकहीन जीना एक क्षण का, धन्य है कलंकहीन जीना एक क्षण का, युग युग जीना सब कलंक धिक्कार है। युग युग जीना सब कलंक धिक्कार है। यहाँ जीवन के बारे में, जीवन के जीने के बारे में यहाँ पर विचार व्यक्त कर दिया है। और यह विचार व्यक्त करते समय अर्थगत दोष कैसे नहीं होना चाहिए कह दिया है कि धन्य है कलंकहीन जीना एक क्षण का। अगर आप अपने जीवन में कलंक के बिना, दोष के बिना अगर एक क्षण भी जिए तो आपका सारा जीवन सार्थक हो गया, अथवा आपका सारा जीवन ही धन्य हो गया, यह मानते हैं। परंतु दूसरी पंक्ति में उन्होंने क्या कह दिया है, युग युग जीना सब कलंक धिक्कार है। एक क्षण बिना कलंक के एक क्षण बिना दोष के जीना ही आपका जीवन धन्य माना गया है। परंतु कायम कलंक के साथ अगर जीना है तो ऐसा जीना धिक्कार है, यानी ऐसा जीना ही व्यर्थ है। तो इस प्रकार यहां इस उदाहरण के माध्यम से
अर्थगत दोष किस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट होता है यह बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ यह अर्थगत दोष इसमें कह दिया है, पुनरुक्त अर्थ दोष के कारण कविता के प्रभाव और आनंद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वही अर्थ अथवा अर्थ में दोष अगर यहाँ आता है तो उस कविता का प्रभाव ही समाप्त होता है अथवा उस कविता से, उस काव्य से उत्पन्न होने वाला आनंद मिलने में भी बाधा उपस्थित होती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ काव्य दोष के अंतर्गत शब्दगत दोष और दूसरा जो है वह अर्थगत दोष, यहाँ दो दोष माने जाते हैं। यहाँ काव्य दोष के अंतर्गत आने वाला तीसरा जो है वो रसगत दोष है। तीसरा यहाँ रसगत दोष है। यहाँ देख लीजिए कि काव्य में जो आनंद मिलता है अथवा काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है, साहित्य से जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद किस कारण प्राप्त होता है? तो रस के कारण होता है। अगर उस साहित्य में रस नहीं है तो आप उसे पढ़ नहीं सकते। इसका अर्थ आपकी रुचि उसमें लगनी चाहिए। देख लीजिए, उदाहरण के लिए देख लीजिए कि अगर आप एकाध कहानी पढ़ रहे हैं, एकाध मालिका देख रहे हैं, तो मालिका देखते समय अगर आपका मन उसमें नहीं लगता अथवा आपके मन को आनंद नहीं दे सकता, इसका मतलब उसमें रस नहीं हो सकता, रुचि नहीं हो सकती। और इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि रस कविता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रस कविता का अनिर्वचनीय आनंद है। आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। काव्य में अगर रस हो तो आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है, परंतु जहां रस का आस्वाद लेने में अगर बाधा उत्पन्न होती है तो उसी समय यहाँ रसगत दोष जो है अथवा रस दोषों को स्वीकृत किया जाता है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर चाय पी रहे हैं या चाय पीना चाहते हैं तो चाय में अगर शक्कर कम हो गई, परंतु आपको ज्यादा आवश्यकता है शक्कर की, अगर कम शक्कर है तो भी आपको चाय अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब रस, उसमें रुचि। तो इसी प्रकार रसगत दोषों को स्वीकृत किया गया है। तो यहां कह दिया है कि कविता में रस का स्पष्ट जो उल्लेख है अपने आप में एक दोष है। यानी दोष भी हो सकते हैं, काव्य में, साहित्य में दोष भी हो सकते हैं, तो अपने आप में हो सकता है। तो इसीलिए इसके अंतर्गत यहाँ विचार व्यक्त कर दिया है। जो आगे उन्होंने कह दिया है, कई कवियों ने कह दिया है कि विभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, भावों के स्वयं वर्णित कर रस के स्वाभाविक उद्रेक को बाधित किया जाता है। इसका मतलब यह रस के चार अंग है। स्थायी भाव स्थिर होता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन तीनों का अगर संयोग हो गया तो रस की उस उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है। इसका मतलब आनंद प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ रस में अथवा इन तीनों जो भाव है, रस के अंग है, उनके माध्यम से भी कभी कभी यहाँ उद्रेक, दोष का उद्रेक होने की संभावना होती रहती है। तो इसलिए यहाँ इसके अंतर्गत विचार व्यक्त कर दिया है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। रसगत दोष तो आचार्य मम्मट ने कह दिया है कि 13 प्रकार के रस दोषों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो 13 प्रकार के रस दोषों की चर्चा करते समय उन्होंने कह दिया है कि
यहाँ रस दोष कहां पर होता है उसके बारे में कह दिया। जहां रस स्थायी भाव या व्यभिचारी भाव की पुष्टि उनसे संबंधित भावों का वर्णन किए बिना ही उनके शब्दशः कथन से की जाए तो वहां रस दोष होता है। ने जो वर्णन है ने काव्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला जो वर्णन है वह वर्णन ऐसा होना चाहिए कि स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव की पुष्टि और उनसे संबंधित भावों का वर्णन अगर किया गया नहीं और उसके बिना शब्दशः कथन अगर उसमें आने लगा तो वह रसगत दोष होता है। शब्दशः कथन भाव व्यक्त होना चाहिए। तो यहां उदाहरण दिया है, देख लीजिए, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट होता है। जो ही चूमा प्रिय ने उसको लज्जा मनाई। पहली पंक्ति है जो ही चूमा प्रिय ने, दूसरी पंक्ति है उसको लज्जा मन आई। यहां देख लीजिए कि यह काव्य कैसा है, रसगत दोष किस प्रकार का है, देख लीजिए। तो रसगत दोष यानी यहां कुल मिलाकर दोषपूर्ण काव्य निंदा का पात्र होता है। यहां चूमा प्रिय ने, यह जो शब्द है, यह शब्द क्या करता है, अथवा यह जो पंक्तियां जो है वह निंदा के पात्र होती है। ने जो ही चूमा प्रिय ने, ऐसा कहने पर पढ़ने वाले, सुनने वाले पाठकों के, दर्शकों के मन में लज्जा का भाव अपने आप निर्माण होता है। वह पंक्ति क्या होती है, निंदा का पात्र बनती रहती है। यहाँ उसको लज्जा मनाई, चाहे उसमें शब्द, अर्थ और रस दोष में से कोई भी एक हो। यहाँ काव्य के बारे में कह दिया है, शब्दगत दोष हो, अर्थगत दोष हो या रसगत दोष हो, तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक दोष हो तो सारा काव्य दोष ही माना जाता है। सारा काव्य ही दोषी माना जाता है अथवा निंदा का पात्र होता रहता है। तो यहाँ जो कविता का जो अपकर्ष है, करने वाले दोषों से बचकर ही कोई श्रेष्ठ कवि हो सकता है। यहाँ कह दिया है कि जो काव्य में होने वाले जो दोष है, दोषों को दूर करते हुए अथवा दोषों से बचकर जो कवि कविता निर्माण करता है अथवा जो कवि काव्य का निर्माण करता है, वही कवि श्रेष्ठ हो सकता है। तो यहां पर जो काव्य दोष है, काव्य दोष के अंतर्गत निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि काव्य में 3 प्रकार के दोष है, शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और यहाँ रसगत दोष। और काव्य में तीनों में से कोई भी एक, अगर तीनों में से शब्दगत दोष है तो सारा काव्य दोष से युक्त बन जाता है। काव्य में अगर इन तीनों में से अर्थगत दोष है तो सारा काव्य दोषी माना जाता है, और इन तीनों में से सिर्फ रसगत दोष है तो भी वह काव्य क्या माना जाता है, दोषी माना जाता है। अर्थात काव्य में निष्कर्ष रूप में एक ही वाक्य में कह सकते हैं कि यहाँ इन शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष, ये तीनों भी दोष काव्य में नहीं होना चाहिए, तो वह काव्य सदोष बन जाता है। तो इन 3 दोषों का इसके अंतर्गत वर्णन, 3 दोष इसमें नहीं होने चाहिए।
इस प्रकार यहाँ काव्य दोष समाप्त होता है। धन्यवाद।